हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना और चाहते हैं कि आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है संकेतों के रूप में, और ऑप्शन बी है अणुसूत्रों के रूप में, और ऑप्शन सी है समीकरणों के द्वारा, और ऑप्शन डी है सरल सूत्रों के द्वारा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इन्हें हम लोग समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं H2 + O2 टेंड्स टू H2O। ठीक है, तो हम लोग जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, संकेतों के रूप में, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कॉपर, और ऑप्शन बी है Ag यानी कि अर्जेंटम या फिर सल्फर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य प्रकाश में रखा जाता है ना तो चांदी यानी कि अर्जेंटम प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखा जाता है तो ये काला हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कह रहा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बोनिक अम्ल, और ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, और ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जल में घुल करके जो कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो कार्बोनिक अम्ल होते हैं ना फलों के रसों तथा अल्कोहल में कार्बोनिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को भौतिक परिवर्तन बताना है, जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वही आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पूर्ण अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे जो है ना कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन के बाद एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलपीजी का दहन हो रहा है। ठीक है, यह एलपीजी का दहन यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा खौलते पानी से जलवाष्प का बनना, और बर्फ का पिघलकर जल बनना, और नमक का पानी में घुलना, ये तीनों जो है ना आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे एलपीजी का दहन जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये तीनों भौतिक परिवर्तन कैसे है, क्योंकि परिवर्तन के बाद कोई यहाँ पे जो है ना नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि खोलते पानी से जलवाष्प बनना, यहाँ पे जब पानी को खोलेंगे तो भाप बनेगा ना, यानी कि भाप क्या रहेगा, एक प्रकार का जल के ही फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे बर्फ को जब पिघालते हैं तो पुनः जल बनता है। तो यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पहले क्या था, बर्फ पहले कौन सा फॉर्म में था, पानी के फॉर्म में था, तो बाद में भी जो है ना ये जल के फॉर्म में ही रहा। ठीक है, पानी के फॉर्म में ही रहा। इसी तरह नमक को अगर हम लोग देख लेंगे, अगर नमक का पानी में घुलना, नमक जब पानी में घुल जाता है तो क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इनके अलावा जब एलपीजी का दहन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद
तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे प्रतिकारक में मौजूद जो हाइड्रोजन तत्व है इनके पास 2 परमाणु है और क्लोरीन के पास 2 परमाणु है। अगर यहाँ पे प्रतिफल में देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु और क्लोरीन के पास भी 2 परमाणु, तो ये ऑप्शन ए जो है ना क्या है, समीकरण संतुलित है। अगर यहाँ पे इसी तरह ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम के पास 2 परमाणु है और क्लोरीन के पास भी 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है ना 3 दूना 6 परमाणु है। इसको अगर चेक करते हैं प्रतिफल में तो यहाँ पे पोटेशियम के पास 2 परमाणु, क्लोरीन के पास 2 परमाणु और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 परमाणु। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करते हैं, यहाँ पे पीबी जो है ना प्रतिकारक में की पास परमाणु एक है, तो यहाँ पे प्रतिफल में परमाणु जो है ना पीबी के पास एक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 परमाणु है, तो राइट साइड में नाइट्रोजन के पास एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 दूना 6 परमाणु है। तो राइट साइड में 2 और 2 1 4 और यहाँ पे 1 5 परमाणु, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। तो दोस्तों ऑक्सीकारक ऐसे किसे कहते हैं और अवकारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीकारक उसे कहते हैं कि ऐसे तत्व जो दूसरे तत्व को ऑक्सीकृत करे उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, और अवकारक उसे कहते हैं ऐसे तत्व जो दूसरे तत्व को अवकृत करे उसे हम लोग अवकारक कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह के व्यवहार करने वाले पदार्थ जो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है HNO2, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ना ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में कौन सी संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद तत्वों की परमाणु संख्या बराबर ना हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पे लोहा के पास 1 परमाणु है प्रतिकारक में, तो और प्रतिफल में 1 परमाणु है, और क्लोरीन के पास यहाँ पे 2 परमाणु, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 परमाणु, जो कि ये संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा बी, सी और डी ये तीनों जो है ना संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। कैसे आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्रतिकारक में की परमाणु संख्या 1 है तो प्रतिफल में 1, और यहाँ पे कॉपर जो लेफ्ट साइड में 1 तो यहाँ पे राइट साइड में भी 1, और यहाँ पे सल्फर का 1 लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में सल्फर का 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन का 4। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अभिक्रिया के अंतर्गत आते कह सकते हैं। और सोडियम के पास यहाँ पे जो है ना 1 परमाणु है तो प्रतिफल में यानी कि प्रोडक्ट में भी जो है ना 1 परमाणु है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु, तो राइट साइड में ऑक्सीजन के पास भी 1 परमाणु, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 परमाणु है। इसी तरह क्लोरीन 1 तो राइट साइड में भी क्लोरीन 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी तरह यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड यानी कि प्रतिकारक में जो है ना मौजूद जिंक का जो परमाणु संख्या 1 है तो राइट साइड में भी जिंक का परमाणु संख्या 1, सल्फर का 1 तो यहाँ पे सल्फर का राइट साइड में भी 1, यानी कि बी, सी, डी ये तीनों जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे ए वाला जो है ना असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण आप लोग को बताना है। ठीक है, तो संतुलित समीकरण में क्या होता है कि जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को देखा जाए तो यहाँ पे लोहा है प्रतिकारक में परमाणु 1 है तो यहाँ पे क्लोरीन में 2। इसी तरह अगर प्रतिफल में देखा जाए तो आयरन के पास यहाँ पे 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 परमाणु। यह एक प्रकार का समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित है। इसी तरह अगर हम लोग बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन यानी कि 2 नाइट्रोजन है, राइट साइड में यहाँ पे जो है ना प्रतिफल में जो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 2। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, राइट साइड में 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ये भी सही। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो यहाँ पे
ऑक्सीजन, इनसे पहले 2 है तो 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है ना क्या है कि समीकरण संतुलित है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे Fe1 है तो राइट साइड में Fe2 2 परमाणु है, यहाँ पे Fe के पास ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 परमाणु, ये भी एक संतुलित नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये अभिक्रिया, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ना एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, समीकरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो है ना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो, ये आपका एरो चिन्ह है, यानी कि तीर चिन्ह के बाई तरफ, यहाँ पे बाई और, ठीक है, और इधर आपका तीर चिन्ह का दाहिने और हो गया, ठीक है, दाई ओर कह सकते हैं। तो तीर चिन्ह, तीर निशान के बाई ओर में जो मौजूद तत्व होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और तीर चिन्ह के दाहिने ओर, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे जल बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के, दोनों मिलकर के क्या बना है, जल नामक द्रव का निर्माण, मतलब यहाँ पे जल का निर्माण किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो राइट साइड में जो तीर निशान के जो दाहिने ओर बना है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल, जिसे हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिफल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है, देखो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, अभिकारक या फिर प्रतिकारक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर प्रतिकारक कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखिएगा। तो हम लोग किस तरह लिखते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं ना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो है ना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, बाई और जो प्रोडक्ट, जो आपका जो भी एलिमेंट रहेगा ना, तो उसको हम लोग प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहते हैं। और इन ये दोनों रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि जल बना है, प्रतिफल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या फिर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या असमान है, तो यह समीकरण क्या होगा। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग जो है ना एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे है, अगर यहाँ पे इधर हम लोग इधर आपका क्या होता है, प्रतिकारक या फिर अभिकारक, और इधर आपका क्या होता है, प्रतिफल, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन के पास जो परमाणु है ना 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने परमाणु, 2 परमाणु। और राइट साइड में यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु। ये देखिएगा, असमान रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसके प्रतिकारक तथा प्रतिफल में मौजूद तत्व के जो परमाणु संख्या है ना बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ना कि अलग अलग। जब बराबर होगा ना तो वो क्या आपका होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराएगा कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो यह समीकरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असंतुलित या फिर संतुलित या फिर द्रव्यमान संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग जो है ना एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिएगा आपका जो है ना तीर निशान की बाई ओर जो होता है ना, उसे हम लोग जो भी एलिमेंट रहता है उससे हम लोग प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहेंगे, प्रतिकारक या फिर अभिकारक। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिकारक नाम लेते हैं। और देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पे रिएक्ट करके जो है ना एरो चिन्ह जो है, यानी कि तीर निशान के जो दाहिनी और एक नया पदार्थ बनता है ना हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास जो है ना 2 परमाणु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना परमाणु है, 2 परमाणु। अगर राइट साइड में देखा जाए प्रतिफल में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो है ना 2 परमाणु है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 ही को परमाणु है। तो इसे बैलेंस करने के लिए, इसे संतुलित हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग को पहचानने के लिए बताते हैं। देखिएगा
हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में भी हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, ये क्लियर है। ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 ही परमाणु है। तो यहाँ पे कम किधर हो रहा है, ऑक्सीजन के पास राइट साइड में प्रतिफल में 2 परमाणु कम ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा ना, इनसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 का ही कमी हो रहा है। अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 4 परमाणु हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 ही परमाणु। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं हाइड्रोजन से पहले प्रतिकारक में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 परमाणु और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 4 परमाणु, ठीक है। तो ये क्लियर है। और ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु और ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु। तो यहाँ पे पूर्ण यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नया एलिमेंट जो यहाँ पे जब इसको संतुलित किए, संतुलित करने से पहले ये था, ठीक है। संतुलित करने के बाद जो प्रतिकारक में जो हाइड्रोजन हुआ ना, कितना हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु पहले भी था तो अभी भी है। इसी तरह प्रतिफल में जो नया पदार्थ बनाया, जो संतुलित को जब बैलेंस किए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो है ना कितना परमाणु रहा, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना, 2। तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो हाइड्रोजन के पास 4 प्रतिकारक में, तो प्रतिफल में भी 4, ऑक्सीजन के पास 2, तो यहाँ पे प्रतिफल में भी ऑक्सीजन के पास 2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होता है तो यह एक प्रकार का संतुलित समीकरण कहलाता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि Fe2O3 प्लस 2Al टेंस टू Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है ना एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया है वही आप लोग बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है इस रासायनिक अभिक्रिया में कि कम प्रतिक्रिया से धातु को अधिक प्रतिक्रिया से धातु से प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो क्या होता है, जो अधिक प्रतिक्रिया से धातु होता है ना, कम प्रतिक्रिया से धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि Fe जो है ना कम प्रतिक्रियाशील धातु है और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ठीक है। पर जो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होगा ना, कम प्रतिक्रिया से धातु को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी कि विस्थापन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 टेंस टू 2HCl क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यह एक प्रकार का उपचयन है या फिर वियोजन है या फिर अपचयन है या फिर संयोजन है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मतलब 2 या 2 से अधिक छोटे अणु मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इस प्रकार पहचान सकते हैं संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कराए कि समीकरण CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन या फिर संयोजन या फिर उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का जस्ट ऑपोजिट ये प्रश्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ा अभिकारक टूट करके जो है ना 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, ठीक है। यानी कि एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जब एक बड़ा अणु टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे अणु का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए भी जो है ना टूट करके A प्लस बी बनाता है, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, देखिएगा क्या कराए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इनके साथ साथ उष्मा देता है, तो यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे A प्लस बी यानी कि 2 या 2 से अधिक छोटे अणु मिलकर के जो है ना एक बड़े अणु का निर्माण करता है और इनके साथ साथ जो है ना उष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं ना संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
संयोजन और इनके साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा ना उसे हम लोग उष्मा क्षैपीय रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया एवं उष्मा क्षैपीय अभिक्रिया, यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक कि समीकरण यहाँ पे जो है ना कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह जो है ना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप लोग बताए जब दो या दो से अधिक यहाँ पे छोटे अणु मिलकर के जो है ना एक बड़े अणु का निर्माण करेगा, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जो है ना संयोजन और रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि समीकरण यहाँ पे जो है ना CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पे वियोजन या फिर संयोजन या फिर उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नामक यहाँ पे गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे यहाँ पे उत्पाद बनाता है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एकल यहाँ पे कह सकते हैं कि जब एक बड़ा अणु टूट करके दो या दो से अधिक छोटे अणु का निर्माण करता है, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो है कार्बोनिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है, तो देखिएगा कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर आप ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में यही 30% से ही आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में परसेंट। ठीक है, तो इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए एक रासायनिक समीकरण को लिखना पड़ेगा। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में कौन सी धातु विस्थापित करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जिंक जो है ना, ये जो है FeSO4 के साथ रिएक्ट करके जो है क्या बनाता है आपका ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और इनके साथ साथ यहाँ पे Fe का जो है ना विस्थापन हो रहा है। ठीक है, जिंक एक प्रकार का क्या हो गया आपका अधिक सक्रिय धातु हो गया और Fe जो है ना कम सक्रिय धातु हो गया। जो अधिक सक्रिय धातु होता है कम सक्रिय धातु को क्या कर देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, कि इसका विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे जो है ना किसका विस्थापन होगा, कौन विस्थापन किया, जिंक। ठीक है, मतलब कौन सी धातु विस्थापित करेगी, तो यहाँ पे जो है ना जिंक विस्थापित करेगी, किसको, लोहा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Zn जो है ना क्या है, किस अधिक सक्रिय धातु है, लोहा से। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। समीकरण Zn प्लस यहाँ पे CuSO4 टेंस टू ZnSO4 प्लस Cu, यह जो है ना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस रासायनिक अभिक्रिया यहाँ समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, कॉपर का विस्थापन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है ना अधिक सक्रिय धातु है और यहाँ पे कॉपर जो है ना कम सक्रिय धातु है। हम लोग जानते हैं जो कम सक्रिय धातु होता है ना वो विस्थापित कर देता है, कौन, अधिक सक्रिय धातु। ठीक है, मतलब इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए क्योंकि जब कम प्रतिक्रिया से धातु को अधिक प्रतिक्रिया से धातु से प्रतिक्रिया कराया जाता है, तो अधिक प्रतिक्रिया से धातु कम प्रतिक्रिया से धातु को क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से
क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब भी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे ना तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और इनके साथ साथ आयरन क्लोराइड बनेगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि जंग लगने पर धातु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, लोहे पर जंग लगने पर जो है ना लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी लोहे पर जंग कैसे लगता है, जब लोहे को जो है ना नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क पे आता है तो ये क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे पहले क्या था, लोहा था। लोहा जो है ना नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है ना आयरन ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोहे का भार बढ़ेगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा कि संक्षारण दूर करने का उपाय क्या है। तो दोस्तों संक्षारण यानी कि जंग दूर करने का उपाय क्या, रंगाई है, जस्तीकरण है और लेप चढ़ाना, यानी कि ये सभी है, ए बी और सी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि धातु के किस सतह पर संक्षारण की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया ऊपरी परत पर या फिर निचली परत पर या फिर दोनों पर या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के जो है ना ऊपरी परत पर संक्षारण की क्रिया होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि लोहे का अधस्तीकरण कर देने से उसका क्या रुक जाती है, संक्षारण या फिर वृद्धि या फिर मोटाई या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जब लोहे का जस्तीकरण करते हैं तो उसका क्या रुक जाती है, संक्षारण यानी कि जंग लगना रुक जाती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है, विद्युत लेपन या फिर शोधन या फिर निस्तापन या फिर मिश्र धातु परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विद्युत लेपन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कोई भी धातु मजबूत हो जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तांबा या फिर गोल्ड या फिर जिंक या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, ये गोल्ड यानी कि सोना एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सोना क्या होता है, संक्षारित नहीं होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न ये है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे उपचयन या फिर संयोजन या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि उत्पाद के साथ साथ जिसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे 28 का जो है ना ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न ये है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उपचयन या फिर संयोजन या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। तो दोस्तों श्वसन ये एक प्रकार की क्या होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा यानी कि हीट का पता चलता है, तो उससे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो दोस्तों लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता चुके हैं, और आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये 30% में से काफी सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद है। इनका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे SW क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे SW क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए ही लिया गया है। तो यहाँ पे SW क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, कौन सा लेंस पाया जाता है मानव, यहाँ पे जो है ना मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस कारण से क्या लगता है आप लोग फटाफट से जल्दी से जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ये भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ जो है ना इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, चारों तरफ जो है ना अपने दोस्त यार के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।